मान लीजिए कि आपने एक सर्कुलर लूप लिया। ये आपने एक सर्कुलर लूप लिया है, ठीक है ना। ये सर्कुलर लूप लिया है। इसके बारे में गिवन है कि इसका रेडियस स्मॉल है, तो मैं लिख दे रहा हूं सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप ऑफ स्मॉल रेडियस r and number of turns n। एक ऐसा सर्कुलर लूप लिया जिसका स्मॉल रेडियस r है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है। छोटा रेडियस है r और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है इसमें। अब मान लीजिए इस सर्कुलर लूप में करंट I फ्लो हो रहा है। इस सर्कुलर लूप में करंट I फ्लो हो रहा है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, कितना होता है, म्यू नॉट I बाई 2r होता है ना। लेकिन कितने टर्न्स n, तो देयरफॉर n से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नेटिक फील्ड इतना रहा। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड पता हो गया, तो फ्लक्स क्या लिखूं मैं, फ्लक्स लिख सकता हूं n इंटू बी इंटू ए। यही ना फॉर्मूला होता है फ्लक्स का। क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला, n इंटू बी इंटू ए होता है ना। तो रख रहा हूं वैल्यू मैं यहां पर, तो फाई का वैल्यू आ गया, n इंटू बी का वैल्यू ऊपर निकल गया, म्यू नॉट एन आई, बी का वैल्यू यही ना है, म्यू नॉट एन आई बाई 2r। तो ये बी का वैल्यू हो गया और एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया यही ना होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया लिख दिया पाई आर स्क्वायर। तो देयरफॉर फाई का वैल्यू कितना आ गया, तो देयरफॉर फाई का वैल्यू आ गया म्यू नॉट, दो बार n है इसलिए n स्क्वायर इंटू पाई, एक r से r कट गया तो एक r बचा, म्यू नॉट n स्क्वायर पाई, एक r कट गया, डिवाइडेड बाई 2। ठीक किया है मैंने, यही आ रहा है म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r बाई 2, यही आ रहा है ना, और इंटू आई, ठीक है ना, इंटू आई हो गया। अब समझिए यहां से एक एग्जांपल लिया मैंने जिसमें स्मॉल रेडियस r का सर्कुलर लूप लिया गया और नंबर ऑफ टर्न्स n है। तो हम लोगों ने उस लूप के खुद के करंट की वजह से, खुद उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये खुद उसका अपना करंट है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला और उसके खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसी कॉइल में, उसी सर्कुलर लूप में खुद अपने ही मैग्नेटिक फ्लक्स, अपने ही मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स निकाला। इतना आ गया। अब देखिए, अगर मान लीजिए इस सर्कुलर लूप में करंट आई वेरी करना शुरू कर दे, तो करंट आई अगर वेरी करेगा तो फ्लक्स भी बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो इंडक्शन हो जाएगा, फ्लक्स बदलेगा तो इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा ना। तो क्या बात समझ में आई, क्या समझ में आया आपको, ये समझ में आ गया कि जब किसी कॉइल से, जब किसी कॉइल से, जब किसी कॉइल से करंट वेरी करता है, जब किसी कॉइल से करंट वेरी करता है तो उसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है खुद के मैग्नेटिक फील्ड का, और देयरफॉर उसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है ना। एक ही कॉइल में सब हो रहा है, एक ही कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है तो खुद वो अपना ही मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, अपने मैग्नेटिक फील्ड से खुद उसी लूप में फ्लक्स आया। अब अगर अपने करंट में ही चेंज आया तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। क्या करेगा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट में चेंज का अपोज करेगा। यही ना होता है लेंज लॉ से, कि जो भी कॉज है उसका अपोज करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है ना। इस फिनोमेना को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन।
इसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन कहते हैं इसे। क्या बोला मैंने? देखिए अब डेफिनेशन लिख रहा हूं, सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन लिख रहा हूं, समझा दिया मैंने आपको। क्या समझाया? किसी कॉइल से करंट अगर बदलेगा, किसी कॉइल में अगर करंट बदलेगा तो उस कॉइल से फ्लक्स भी बदलेगा। दिख रहा है ना एग्जांपल में, आई चेंज होगा तो फाई भी चेंज होगा, फ्लक्स भी बदलेगा। और फेरेडे लॉ के अकॉर्डिंग तब उसी फ्लक्स में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा जो करंट में चेंज का अपोज करेगा। तो इसी फिनोमेना को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो लिख रहा हूं, व्हेन करंट in a coil changes, when current in a coil changes, then magnetic flux, through that coil also changes, है ना? Hence an EMF is induced, hence an EMF is induced in that coil, hence an EMF is induced in that coil which opposes the change of current in the coil। बात समझ में आ गई? पढ़ लीजिए, when current in a coil changes then magnetic flux through that coil also changes, hence an EMF is induced in that coil which opposes the change in current in the coil, है ना? and this phenomena and this phenomena and this phenomena is called self induction। इसी फिनोमेना को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। पूरा डेफिनेशन लिख दिया ना, कायदे में मुझे डिक्टेट करना चाहिए था, चलिए तब भी कोई बात नहीं, लिख दिया मैंने। तो इसी फिनोमेना को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, ठीक है? अब देखिए आपको आरएचएस में डेरिवेशन करके दिखा रखा है मैंने। फाई किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? ये ब्रैकेट में तो एक कांस्टेंट टर्म है ना, क्योंकि ये सब वेरी थोड़ा ना कर रहा है। क्या वेरी कर रहा था? करंट। तो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ ये टर्म, ये तो कांस्टेंट हुआ ना। आरएचएस में देखिए ना, नीचे दिखा रहा हूं मैं, ये कांस्टेंट टर्म हुआ ना ब्रैकेट में। तो फाई इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट इनटू आई। मतलब क्या दिख रहा है आपको? फाई प्रोपोर्शनल टू आई दिख रहा है ना? जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज करते हैं तो उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को एल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एल। तो फाई इज इक्वल टू एल आई। ये फॉर्मूला होता है फ्लक्स का। यहां पर एल को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। और इसका, इस सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई यूनिट हेनरी होता है।
एस आई यूनिट क्या होता है? हेनरी। हेनरी का सिंबल कैपिटल एच होता है। ठीक, तो फाई प्रोपोर्शनल टू आई या फाई इज इक्वल टू एल आई, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। फाई इज इक्वल टू एल आई। एल को क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। एस आई यूनिट क्या होता है? हेनरी। और एक बार आप निकाल लिए फाई, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या लिखते हैं आप? माइनस माइनस डी फाई बाई डी टी। तो माइनस डी फाई बाई डी टी, तो देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ गया? माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो इस फिनोमेना में दो रिजल्ट याद रखने हैं, फाई इक्वल टू एल आई और ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है ना, दो फिनोमेना हो गया ना, दो रिजल्ट आ गया ना। ठीक है, अब कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस? सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे उसका। देखिए ये रहा, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। आरएचएस में देखिए, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसी मैग्नेटिक फील्ड का उसी कॉइल से फ्लक्स निकालेंगे। जब फ्लक्स निकाल के सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो आई के पहले फाई इज इक्वल टू एल आई, आई के पहले एल होना चाहिए ना, फाई इज इक्वल टू एल आई, तो आई का कोएफिशिएंट एल होना चाहिए, आई के पहले एल लिखा होना चाहिए। तो जैसे ही आप फाई निकालेंगे, अपने आप ही आपको दिखाई देगा कुछ कांस्टेंट इनटू आई। इसी कांस्टेंट को लोग क्या लिखेंगे? एल, है ना। तो एल निकालना कितना आसान है, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना कितना आसान है। जैसे सर्कुलर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकाल दिया, क्या आएगा? म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाई 2, ये आ गया, है ना। क्या किया? किसी भी लूप में करंट फ्लो करा के मैग्नेटिक फील्ड निकाला, पहला स्टेप। फिर उसी मैग्नेटिक फील्ड का उसी से फ्लक्स निकाला, दूसरा स्टेप। फ्लक्स सिंप्लीफाई करेंगे, अपने आप ही आपको दिखाई देगा फाई इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट इनटू आई, जो कांस्टेंट आया उसको एल लिख दीजिएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना कठिन काम नहीं है। जैसे एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, किसी लॉन्ग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, यही ना सोलेनॉइड था, तो मान लीजिए एक लॉन्ग सोलेनॉइड है। इस लॉन्ग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं हम लोग। ठीक, तो क्या क्या गिवन होता है? गिवन होता है स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक तो ये दिया होता है स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना। अब दूसरा ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दूसरा ये दिया होगा एल, स्मॉल एल, स्मॉल एल लिख रहा हूं, लेंथ। मान लीजिए ये गिवन है, आपको इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो मैंने क्या सिखाया आपको? पहले कॉइल में करंट फ्लो कराइए आई, अब इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड लिखिए। तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड याद है ना, म्यू नॉट एन आई होता था, म्यू नॉट एन आई, एम्पियर्स लॉ में पढ़ा था, म्यू नॉट एन आई होता था। ठीक, अब इसी मैग्नेटिक फील्ड का उसी कॉइल से फ्लक्स निकालिए। तो फाई बराबर लगाइए फॉर्मूला, एन बी ए। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स को क्या लिखेंगे आप? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ।
यूनिटरी मेथड, नंबर ऑफ टर्न्स पर नेट लेंथ इंटू लेंथ। अब मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई, एरिया ए दिया हुआ है, तो फाई क्या आ गया, फाई आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। अलग रखिए, ये देखिए म्यू नॉट एक एन दूसरा एन, एन स्क्वायर एल इंटू ए, क्या बचा अब आई। मैंने कहा था ना कि पहले बी निकालिए, उसी मैग्नेटिक फील्ड का उसी कॉइल से फ्लक्स निकालिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने आप आपको दिखाई देगा एक कांस्टेंट, करंट के पहले लिखा हुआ कांस्टेंट दिखाई देगा, यही कांस्टेंट सेल्फ इंडक्टेंस होता है। एल का वैल्यू क्या आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, ए इंटू एल क्या हुआ, वॉल्यूम हो गया, सोलेनॉइड का वॉल्यूम हो गया, तो लॉन्ग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकल गया। तो आसान तो बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत ज्यादा इजी है। क्यों, सब कुछ तो इसमें याद ही है, मैग्नेटिक फील्ड पिछले चैप्टर का ही याद है, फाई बराबर एन बी होता ही है, सिंप्लीफाई करके अपने आप ही आ जा रहा है, नया कुछ तो लग रहा है सीखे ही नहीं, खाली डेफिनेशन पढ़ लिए, ठीक है ना। अब अगला फेनोमेना देखिए, नेक्स्ट फेनोमेना फिर पहले मैं आपको समझा दूंगा तब डेफिनेशन लिखवाऊंगा। मान लीजिए टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स ले रहा हूं। मान लीजिए ये एक कॉइल है, कॉइल मतलब सर्कुलर लूप मान सकते हैं, और इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रिकली छोटा एक स्क्वायर लूप सॉरी सर्कुलर लूप रखा हुआ है। छोटे वाले का रेडियस स्मॉल आर मानिए और बड़े वाले का रेडियस कैपिटल आर मानिए, ठीक है ना। बड़े वाले में नंबर ऑफ टर्न्स n1, छोटे वाले में नंबर ऑफ टर्न्स n2। कैपिटल एन जब भी लिखते हैं हम लोग तो वो नंबर ऑफ टर्न्स होता है, स्मॉल एन जब लिखते हैं हम लोग तो वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो बड़े वाले में नंबर ऑफ टर्न्स n1 है, छोटे वाले में नंबर ऑफ टर्न्स n2 है। साथ साथ ये भी दिया हुआ है कि कैपिटल आर बहुत ज्यादा बड़ा है स्मॉल आर से, ठीक है ना। अब एक काम करिए, इस बड़े वाले लूप में करंट फ्लो कराइए आई, इस बड़े वाले लूप में करंट फ्लो कराइए आई, तो बड़े वाले लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। बड़े वाले लूप का मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखूं, म्यू नॉट एन आई बाई टू, और अब तो सीख गए ना, अब तो याद आ गया होगा आपको, तो क्या लिखूं, म्यू नॉट एन वन आई बाई टू कैपिटल आर हुआ, बड़े वाले का मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। अब जब बड़े वाले का मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो इस मैग्नेटिक फील्ड का छोटे वाले से फ्लक्स निकालिए। तो छोटे वाले से फ्लक्स निकालना है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n2 है और मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, बड़ा वाला, तो NBA ए लेंगे यह, तो फाई निकालिए, फाई बराबर क्या आ गया, n2 इंटू बी का वैल्यू रख रहा हूं, म्यू नॉट n1 आई अपॉन 2r, और छोटे वाले का एरिया लेना है क्योंकि छोटे वाले से फ्लक्स निकाल रहे हैं, छोटे वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया ना, छोटे वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। इसको सिंप्लीफाई करिए, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फाई बराबर क्या आया, फाई आ गया म्यू नॉट n1 इंटू n2, म्यू नॉट लिख दिया, n1 n2 लिख दिया। अब क्या बचा ऊपर, पाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या बचा 2r। अब ये मान लीजिए कांस्टेंट, बाहर क्या मिला आपको, आई मिला ना, सही है, देखिए तो जरा सही किया है ना, समझिए सब आसान ही है।
ठीक है ना। क्या करना है, बड़े वाले से फ्लक्स निकाल रहे हैं, बड़े वाले से फ्लक्स निकाले, सॉरी बड़े वाले में करंट फ्लो कराए, मैं बोल रहा हूं बड़े वाले में करंट फ्लो कराए, बड़े वाले में करंट फ्लो कराकर उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए और उसके मैग्नेटिक फील्ड का छोटे वाले लूप से फ्लक्स निकाला है। तो फ्लक्स सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, म्यू नॉट N1 N2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2R इंटू आई। ठीक है ना। अब देखिए फिर से, अब फिर देखिए, अगर बड़े लूप में करंट चेंज होगा तो छोटे लूप में इंडक्शन होगा। हाँ, बड़े लूप में करंट चेंज होगा तो छोटे लूप में इंडक्शन होगा। इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। एक लूप में करंट चेंज होता है तो बगल वाले लूप में फ्लक्स चेंज होता है, यानी बगल वाले लूप में इंडक्शन होता है। तो एक लूप में करंट चेंज होने से बगल वाले लूप में इंडक्शन होने का जो फिनोमेना है इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है ना। अभी लिखूंगा इसका डेफिनेशन, उससे पहले एक और बात जान लीजिए, जिसमें आप करंट फ्लो कराते हैं उसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, प्राइमरी कॉइल। जिसमें आप करंट फ्लो कराते हैं उसे कहते हैं प्राइमरी कॉइल। ठीक है ना। और जिसमें इंडक्शन होता है उसको कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो बड़ा वाला लूप यहाँ पर प्राइमरी कॉइल है और छोटा वाला लूप सेकेंडरी कॉइल है। जिसमें करंट उसमें प्राइमरी कॉइल, जिसमें इंडक्शन उसको सेकेंडरी कॉइल। ये करंट किसका है, प्राइमरी कॉइल का है ना। ये करंट प्राइमरी कॉइल का है तो मैग्नेटिक फील्ड किसका निकालेंगे आप, प्राइमरी कॉइल का। पी मतलब प्राइमरी। तो प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो कराकर मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे और फ्लक्स तब किससे निकालेंगे, सेकेंडरी कॉइल से। एस मतलब सेकेंडरी, ये देखते जाइए लिख रहा हूं मैं। सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स कौन बना रहा है, प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड बीपी। ठीक है ना। तो सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में करंट के प्रोपोर्शनल आ रहा है, देख लीजिए आया ना। फाई एस बराबर कुछ कांस्टेंट इंटू आईपी आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी कॉइल में अगर करंट चेंज होगा तो बगल वाले कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और इसी फेमना को क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसे, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है ना, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, डेफिनेशन लिख रहा हूं। व्हेन करंट in a coil changes, then flux through neighboring coil, बगल में मतलब neighboring, then flux through neighboring coil changes, है ना। hence an EMF is induced in that coil, है ना। this phenomena is called म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, इस फिनोमेना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। लिख दिया ना पूरा डेफिनेशन।
ठीक है, अब समझा भी दिया, लिख भी दिया। बताइए क्या बात समझ में आ गई कि फ्लक्स जो सेकेंडरी कॉइल से होता है वह प्राइमरी कॉइल के करंट पर डायरेक्टली डिपेंड करता है ना। फाई एस प्रोपोर्शनल टू आई पी। तो जब फाई एस लिखेंगे आप तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट यूज होगा। इस कांस्टेंट का सिंबल एम लिखते हैं। एम मतलब म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस। एम मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस। फिनोमेना क्या है? इंडक्शन। और एम का नाम क्या है? इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका भी एस आई यूनिट वही होता है जो सेल्फ इंडक्टेंस का था, हेनरी, है ना। क्यों? अरे डायमेंशनली तो सेम ही है ना। फाइव प्रोपोर्शनल टू आई यहां भी है, फाइव प्रोपोर्शनल टू आई वहां भी था, ठीक है ना। और इसीलिए जब आप लिखेंगे यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ तो किसमें निकालना है? सेकेंडरी कॉइल में। क्या करेंगे? माइनस जिसमें इंडक्शन निकालना है उसके फ्लक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। सेकेंडरी में इंडक्शन निकालना है तो सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या आ गया? ई एस बराबर माइनस एम इंटू डी आई पी अपॉन डी टी, है ना। सेकेंडरी किसको कहना है? जिसमें आप इंडक्शन करा रहे हैं। प्राइमरी किसको कहना है? जिसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां भी वही दो फॉर्मूला है, सिमिलर फॉर्मूला है कि नहीं है? जहां पिछले वाले फॉर्मूला में एम था, एल था, जहां पिछले वाले टॉपिक में एल था वहां पे अब एम है, बस। खैर एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ एम does not depends on, value of m does not depends on selection of primary and secondary coil। ठीक है ना। तो आप किसको प्राइमरी मानते हैं, किसको सेकेंडरी मानते हैं, इस पर डिपेंड नहीं करेगा एम का वैल्यू। एम का वैल्यू जो होता है वही होगा, ठीक है ना। अब बताइए एम कैसे निकालेंगे किसी भी सिस्टम का? किसी भी सिस्टम का एम निकालने के लिए जिसका आपको मैग्नेटिक फील्ड याद है उसको मान लीजिएगा प्राइमरी और उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिएगा। पहला स्टेप, किसी कॉइल को प्राइमरी मानकर करंट फ्लो कराइए और उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल दीजिए। इसी मैग्नेटिक फील्ड से दूसरे वाले कॉइल में फ्लक्स निकाल दीजिए। इसी मैग्नेटिक फील्ड का दूसरे वाले कॉइल से फ्लक्स निकाल दीजिए। जैसे आप फ्लक्स निकाल के सिंप्लीफाई करेंगे अपने आप आपको दिखाई देगा फाई एस बराबर कुछ कांस्टेंट इनटू आई पी। तो जो कांस्टेंट है उसको क्या लिखना है? एम। जैसे सिस्टम ऑफ, ये जो आपने लिखा है सिस्टम, दो कॉइल्स का सिस्टम, दो सर्कुलर लूप्स का सिस्टम, यही ना माना है ऊपर। इसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस एम क्या आ गया? एम आ गया म्यू नॉट N1 N2 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R। यह भी आसान है फिर, है ना। ठीक है, ऐसे जैसे इस पर भी एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखिएगा। सोलेनॉइड का जब जब एग्जांपल दूंगा मैं, सोलेनॉइड का एग्जांपल याद रखिएगा। सोलेनॉइड अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, सोलेनॉइड अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, तो उसका आप याद रखिएगा। जैसे मैं निकाल रहा हूं
म्यूचुअल इंडक्टेंस of a system of long solenoids. सोलेनॉइड्स के फॉर्मूला जितना भी आएगा, जिससे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल रहा हूं, सेल्फ इंडक्टेंस निकाल चुका हूं मैं। सेल्फ इंडक्टेंस कितना आया था याद करना है, लिख रहा हूं ना डिफिनीशन सब, तो फॉर्मूला भी मैं ही याद करूं क्या? फॉर्मूला आपको याद करना है। क्या आया था? म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। सेल्फ इंडक्टेंस यही ना आया था, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, यही आया था। ठीक है ना? ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं कि एक सोलेनॉइड ले रहा हूं, ये सोलेनॉइड ले रहा हूं मैं, ये लॉन्ग सोलेनॉइड लेना है हम लोगों को, तो ये लॉन्ग सोलेनॉइड ले लिया मैंने। अब सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं, समझ लीजिएगा। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n1 है, लेंथ L1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है। स्मॉल एन जब लिखता हूं तो क्या होता है? यह नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन होता है, तो इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n1 दिया है, लेंथ L1 दिया है और एरिया A1 दिया है। एरिया कौन सा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना? अब इसी सोलेनॉइड के अंदर मान लीजिए एक दूसरा सोलेनॉइड है, इसी सोलेनॉइड के अंदर एक दूसरा सोलेनॉइड है, छोटा सोलेनॉइड है, मान लीजिए यह, इसी सोलेनॉइड के अंदर ये दूसरा सोलेनॉइड है। ठीक है ना? इस तरह से ये, अब इसके लिए जो डेटा है वो नीचे लिख दे रहा हूं। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2, लेंथ L2, एरिया ऑफ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2, लेंथ L2, एरिया A2। ठीक है ना? ये अब इस सिस्टम का आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या बोला मैंने कि आप किसी एक कॉइल में करंट फ्लो कराइए। ठीक है ना? तो मान लीजिए बड़े वाले में करंट फ्लो कराया आई, तो बड़े वाले में करंट फ्लो कराया तो इसे क्या नाम देंगे? प्राइमरी। तो छोटा वाला क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। जिसमें करंट फ्लो कराते हैं उसे प्राइमरी कहते हैं और जिसमें इंडक्शन कराते हैं उसे सेकेंडरी कहते हैं। ठीक है ना? क्या बोला मैंने? प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, बी ऑफ प्राइमरी कॉइल। सिंपल फॉर्मूला याद ही होगा आपको, म्यू नॉट एन आई, तो इसका एन क्या दिया है? N1, और आई क्लियरली प्राइमरी कॉइल का, चलिए लिख भी देता हूं, लीजिए P मतलब प्राइमरी। अब सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स निकालना होता है, तो जिससे फ्लक्स निकालना है उसके लिए NBA लगाइए। सेकेंडरी 2, सेकेंडरी को 2 माने हैं आप, तो N2, लेकिन B किसका? प्राइमरी का, N2B A2। ठीक है ना? तो फाइव निकालिए। ये नंबर ऑफ टर्न्स होता है, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ चुका है, म्यू नॉट N1 IP, और एरिया A2 है ही। कितना आ गया? 5s का वैल्यू, 5s आ गया म्यू नॉट N1 इंटू N2, ये देखिए म्यू नॉट N1 इंटू N2 इंटू A2 L2 इंटू IP। मैंने कहा ना कि किसी एक कॉइल को प्राइमरी मानकर उसका मैग्नेटिक फील्ड लिखिए और उसी मैग्नेटिक फील्ड से दूसरे कॉइल में फ्लक्स निकाल दीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे अपने आप आपको दिखाई देगा, फाइव एस बराबर कुछ कांस्टेंट इंटू IP, जो कांस्टेंट है यही m होता है। तो ये सिस्टम का m कितना आ गया? म्यू नॉट N1 इंटू N2 इंटू वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम?
छोटा वॉल्यूम ना ओवरलैपिंग वॉल्यूम, छोटा वॉल्यूम या ओवरलैपिंग वॉल्यूम, ठीक है ना। तो देख लीजिए ये अभी आसान है क्योंकि इसमें कुछ नया फॉर्मूला नहीं सीखा, नया कॉन्सेप्ट है खाली। फॉर्मूला नया के रूप में क्या है, फाई बराबर एल आई या फाई बराबर एम आई, और दूसरा ई बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, चाहे ई बराबर माइनस एम डी आई अपॉन डी टी, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग एक नया टर्म जान गए, क्या जान गए, इंडक्टर, है ना। यहां से हम लोग क्या एक नया टर्म जान गए, इंडक्टर। इंडक्टर्स कितने कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स या पूरा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिकली तीन होते हैं, बेसिकली तीन कंपोनेंट्स होते हैं, कैपेसिटर, रजिस्टर और इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर और इंडक्टर, ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं, रजिस्टर पढ़ चुके हैं आप, अब पढ़ रहे हैं क्या, इंडक्टर्स। सबसे पहली बात, इंडक्टर्स का सिंबल ऐसा होता है, इंडक्टर्स का सिंबल जैसे रजिस्टर का सिंबल याद है ना, ऐसे इंडक्टर का सिंबल ऐसे होता है, ये इंडक्टर का सिंबल है, ठीक। एल सेल्फ इंडक्टेंस लिख देते हैं इसका नीचे एल, जैसे रजिस्टर बनाकर रजिस्टेंस बना के आर लिख देते हैं ना, ऐसी इंडक्टर बना के एल लिख देते हैं। या कई बार आपको ऐसा भी सिंबल दिखाई देगा, ये यह सिंबल भी इंडक्टर का ही है, ठीक। दूसरी बात, अब आप सब जान चुके हैं, आप कहिए तो एक तरह से समराइज कर रहा हूं सब चीज को मैं। दूसरी बात क्या जान चुके हैं आप, फाई इज इक्वल टू एल आई, ये तो बात पहले ही पढ़ चुके हैं, फाई इज इक्वल टू एल आई, है ना। तीसरी बात ये बताइए, ये कहां से, ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, ये कॉन्सेप्ट है कि जब किसी कॉइल में करंट चेंज होता है तो उसी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और वह इंड्यूस ईएमएफ क्या करता है, उस कॉइल में करंट के चेंज को अपोज करता है ना, उस कॉइल में करंट के चेंज को अपोज करता है, ठीक है ना। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्फ इंडक्शन का फेनोमेना जो होता है, सेल्फ इंडक्शन का जो फेनोमेना होता है वह आसानी से फ्लक्स में चेंज होने नहीं देगा। फ्लक्स में चेंज कराएंगे आप करंट चेंज करके तो इंडक्शन हो जाएगा और फ्लक्स में चेंज होने का अपोज कर देगा, है ना। तो इसका मतलब फ्लक्स में आसानी से चेंज नहीं हो सकता है, तो लिख दे रहा हूं मैं ये चीज, ये एक ध्यान रखिएगा पॉइंट, क्या लिख दूं, फ्लक्स थ्रू a coil cannot flux through a coil cannot change suddenly, किसी कॉइल से फ्लक्स में सडन चेंज कभी नहीं आएगा, क्यों, जैसे ही आप चेंज करेंगे इंड्यूस ईएमएफ उसका अपोज कर देगा, तो सडन चेंज कभी नहीं आएगा फ्लक्स में, ठीक है ना। फ्लक्स में सडन चेंज कभी नहीं आता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, इंड्यूस ईएमएफ क्या पढ़े आप, यही ईएमएफ इंड्यूस होकर करंट में चेंज का अपोज कर देता है, तो ये भी पढ़ चुके हैं आप, देखिए रिवीजन हो रहा है एक तरह से कहिए तो, ई इंड्यूस ईएमएफ माइनस एल डी आई अपॉन डी टी है, ठीक है ना। अब बात अगर डायरेक्शन की है, बात अगर डायरेक्शन की है कि कौन से डायरेक्शन में इंडक्शन होगा ना, कैसे पहचानेंगे, लेंज लॉ तो आप जानते हैं ना, बस वही अप्लाई करूंगा मैं, लेंज लॉ अप्लाई करके मैं डायरेक्शन अभी पता कर लूंगा कि कौन से डायरेक्शन में इंडक्शन होगा।
मान लीजिए कि एक आपने इंडक्टर लिया, ये आपने इंडक्टर लिया, ठीक है ना, इसका एक एंड P है और दूसरा एंड मान लीजिए Q है। इंडक्टेंस इसका L है, एज्यूम कर लीजिए इंडक्टेंस इसका L है, ठीक है ना, इंडक्टेंस L मान लीजिए। करंट P से Q की ओर जा रहा है, करंट P से Q की ओर जा रहा है, और यह भी दिया हुआ है कि करंट I, करंट I यही लिख दे रहा हूं, देख लीजिएगा, करंट I यहां लिख दे रहा हूं, चलिए हेडिंग डाल दे रहा हूं, व्हेन I इंक्रीजेस, जब करंट बढ़ रहा है, ये लीजिए करंट I बढ़ रहा है, करंट I इंक्रीज कर रहा है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसके क्रॉस, एल डी आई अपॉन डी टी आएगा ना। तो हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड पता है, एल डी आई अपॉन डी टी। अब बात यह है कि हाई पोटेंशियल पे कौन रहेगा, पी रहेगा कि क्यू रहेगा, ये सोचना है कि हाई पोटेंशियल पे कौन रहेगा, पी या क्यू, है ना, ये सोचना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करिएगा कि करंट बढ़ रहा है ना, तो जो चेंज होता है उसका अपोज करना है, जो चेंज होता है उसका अपोज करना है ना, तो अपोजिंग एरो बना दीजिएगा। करंट किधर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो अपोज करते, ले याद करिए, इंक्रीजिंग होता है कोई चीज तो अपोज करते हैं, डिक्रीजिंग होता है तो सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर करंट इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है तो अपोजिंग एरो बना दीजिए, अपोजिंग इस तरह से एरो बना दीजिए। करंट P से Q की ओर बढ़ रहा है तो एरो उल्टा बनाइए आप, बस यही डायरेक्शन है इंड्यूस ईएमएफ का, यानी जिस तरफ एरो का हेड है वो हाई पोटेंशियल पे होगा, जिस तरफ एरो का हेड है वह हाई पोटेंशियल पे होगा, ठीक है ना, जिधर एरो का हेड आ रहा है वो हाई पोटेंशियल पे होगा। यानी आप इस इंडक्टर को एक बैटरी बना के दिखा सकते हैं, ऐसे, इस तरह से, इस तरह से एक बैटरी बना के दिखा सकते हैं, पी पॉइंट की तरफ हाई पोटेंशियल बनाएंगे आप, पॉइंट पी की तरफ हाई पोटेंशियल बनाएंगे, क्यों, एरो का हेड पी की ओर है। और जो ईएमएफ लिखेंगे आप इस बैटरी का, इस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या लिखूं मैं, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या लिखूं, मॉड ऑफ एल डी आई बाई डी टी, ये तो पहले से ही पता था ना, ई का वैल्यू, ठीक है ना, कोई डाउट है। ऐसे ही मान लीजिए जब करंट डिक्रीज हो, एक और एग्जांपल ले रहा हूं कि आप इसको समझ जाए अच्छी तरह से, एक और एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए अब दूसरा केस ले रहा हूं कि व्हेन आई डिक्रीजिंग, जब करंट कम हो रहा हो, तो मान लीजिए यह एक कॉइल है, इंडक्टर है, ये इंडक्टर है, एक एंड P दूसरा एंड Q, इसका इंडक्टेंस L है। चलिए करंट मान लीजिए P से Q की ओर जा रहा है और करंट डिक्रीज कर रहा है, इस पर करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो बताइए लेंज लॉ सोचिए, अगर डिक्रीज कर रहा है करंट तो सपोर्टिंग एरो बनाएंगे कि अपोजिंग एरो बनाएंगे, इंक्रीज करता है तो अपोज कराते हैं, डिक्रीज करता है सपोर्ट कराते हैं, जो चेंज हो रहा है उसका उल्टा काम करना है, करंट P से Q की ओर डिक्रीज कर रहा है, सपोर्टिंग एरो बना देंगे ऐसे। एरो का हेड हाई पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है, जब इंडक्टर को बैटरी बना के दिखाना चाहेंगे तो बैटरी का हाई पोटेंशियल, बैटरी की बड़ी लाइन Q की ओर होनी चाहिए, है ना, बैटरी की बड़ी लाइन किधर होनी चाहिए, Q की ओर, सही ना, समझ में आ गई बात, ठीक। और इस बैटरी का ईएमएफ अगर आप ई लिखते हैं, ई का मैग्नीट्यूड कितना लिखना होगा, मॉड ऑफ एल, ये तो याद है ना, मॉड ऑफ एल डी आई बाई डी टी, ठीक, तो ये हो गया इस तरह से डायरेक्शन। सबसे पहले क्या पढ़े, सिंबल, फिर फाई इक्वल टू एल आई याद था, पॉइंट नंबर 3 पर ध्यान दीजिए,
पॉइंट नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। यहां पे आपने सीखा कि फ्लक्स थ्रू अ कॉइल कैन नॉट चेंज सडनली। पॉइंट नंबर 4 पहले से याद था। 5 पर ध्यान दीजिए। 5 पर ध्यान दीजिए कि पी और क्यू में हाई पोटेंशियल कौन होगा, कैसे पहचानेंगे। पी और क्यू में हाई पोटेंशियल पे कौन होगा, यह बात कैसे पहचानेंगे आप। ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको देखिए। तो एग्जांपल तो समझा दिया आपको मैंने, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए। मान लीजिए इस तरह से एक सिस्टम है। मान लीजिए ऐसे एक सिस्टम है जिसमें एक रजिस्टर है, एक बैटरी है और एक इंडक्टर है। यह ये आपको एक सर्किट डायग्राम का हिस्सा दिया हुआ है, पार्ट ऑफ सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है ना। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब बोला जा रहा है करंट ए से बी की ओर जा रहा है। ये करंट ए से बी की ओर जा रहा है। ठीक है। करंट आई का वैल्यू, करंट आई का वैल्यू 5 एम्पियर है। करंट आई का वैल्यू 5 एम्पियर है और ये करंट डिक्रीज कर रहा है। डी आई अपॉन डी टी माइनस में दिया हुआ है। डी आई अपॉन डी टी माइनस में दिया हुआ है 10 का पावर -3। मान लीजिए कोई भी डेटा मान लीजिए, चलिए यही मानता हूं, माइनस मतलब डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना। तो आपको निकालना है ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। तो बोला गया है फाइंड वीबी माइनस वीए। ये बताइए कितना होगा, ये आपको निकालना है। बाकी डेटा भी आपको बता दे रहा हूं। ये रेजिस्टेंस 1 ओम का है। यह बैटरी का ईएमएफ 15 वोल्ट का है। ये इंडक्टेंस 5 मिली हेनरी है ना। इंडक्टेंस मान लीजिए 5 मिली हेनरी है। ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसको मिली मान लिया ना, 5 मिली हेनरी मान लिया ना मैंने, 5 हेनरी मान लीजिए, थोड़ा सा कंफर्टेबल कैलकुलेशन हो जाएगा। 5 मिली हेनरी के बजाय 5 हेनरी मान लीजिए। ठीक है ना। नहीं डेटा वो छोटा आ जाएगा। 5 डेटा है ना, कुछ भी ले लीजिए। चलिए थोड़ा सा कंफर्टेबल कैलकुलेशन के लिए 5 हेनरी मान लिया मैं। वो जानते हैं क्यों? अभी आप एल डी आई अपॉन डी टी निकालते हैं ना, तो यहाँ भी मिली 10 का पावर -3, यहाँ भी 10 का पावर -3। परेशान हो जाते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए उसको क्या माना मैंने, 5 हेनरी मान लिया। ठीक है। ओके। ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, वीबी माइनस वी। चलिए देखिए, यहां पर पॉइंट मान लेता हूं मैं सी और यहां पॉइंट मान लेता हूं डी। ठीक। देखिए लिखते जा रहा हूं मैं, करंट ए से सी जा रहा है तो वी ए माइनस वी सी। ओम्स लॉ आई आर होगा ना, होगा नहीं होगा, वी ए माइनस वी सी आई आर। आई मतलब 5, आर मतलब 1, 5 वोल्ट। पहला इक्वेशन। ठीक। आगे बढ़िए, बोलिए वीसी माइनस वीडी क्या दिया है, सी और डी में पोटेंशियल डिफरेंस। ये बैटरी का नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, -15। ठीक है ना। और अब हाँ बताइए, बी और डी में, बी और डी में हाई पोटेंशियल कौन होगा, बताइए। करंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, करंट डिक्रीजिंग है ना। डी आई अपॉन डी टी नेगेटिव में दिया, यह देखिए, तो करंट डिक्रीज कर रहा है। तो सपोर्टिंग एरो बना दीजिए, यहां पर सपोर्टिंग एरो ऐसे बना दीजिए। जब आप सपोर्टिंग एरो बनाएंगे तो एरो का हेड पॉजिटिव टर्मिनल बी पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिएगा। बी हाई पोटेंशियल पे होगा। तो जब मैं लिखूंगा यहां पर वी डी माइनस वी बी, तो क्या लिखना होगा मुझे, अलग यहां नीचे निकाल दे रहा हूं रफ में। ईएमएफ क्या आएगा, एल डी आई अपॉन डी टी का मॉड, यही लेते थे ना। ई बराबर एल कितना दिया है, 5, और डी आई अपॉन डी टी कितना दिया है, 10 का पावर -3।
कितना आ गया, कितना आ गया, 0.005 वोल्ट आ गया ना, 0.005 वोल्ट आ गया। तो ये क्या लिखूं, माइनस में, क्यों माइनस में, बिकॉज बी हाई पोटेंशियल पे है एरो का हेड, माइनस में 0.005, इक्वेशन 3। बस तीनों इक्वेशन ऐड कर दीजिए, तीनों इक्वेशन जोड़ लीजिए, तो VC से VC कट गया, VD से VD कट गया, VA माइनस VB आ गया, जोड़ रहे ना, तो -15 + 5 -10, -10 माइनस 0.005। ठीक, तो हम लोग को निकालना क्या था, VB माइनस VA, उल्टा कर दीजिए अब, तो VB माइनस VA कितना आ गया, 10.005 वोल्ट, ये आंसर आ गया, है ना। इस तरह के सवाल हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 6। मान लीजिए कि किसी इंडक्टर में करंट आई फ्लो हो रहा है। ये मान लीजिए P एक एंड है, एक एंड Q है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है P से Q की ओर, है ना। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा P और Q के बीच, करंट मान लीजिए इंक्रीजिंग है, चलिए करंट मान लेते हैं इंक्रीजिंग है, इंडक्टेंस L है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पी क्यू के बीच क्या आएगा, Vp माइनस वी क्यू, क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ के बराबर L di/dt आएगा ना। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें कितना एनर्जी स्टोर हुआ है, कितना एनर्जी स्टोर हुआ यह बताइए। तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर, किसमें हम लोग निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का पोटेंशियल एनर्जी है यह, मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी है यह, एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये। तो ये U का फॉर्मूला क्या होता है, dq इंटू वी, V कितना है यहां पर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ईएमएफ के बराबर, है ना। तो du ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B बराबर dq क्या होता है, I dt, है ना। और E बराबर क्या लिखेंगे आप, L di/dt, dt और dt कट गया, और dub कितना आ गया, ये आ गया L I di। अब इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी आ गया, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी आ गया हाफ L I स्क्वायर। तो इंडक्टर में इतना ही मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर रहता है, जब करंट उसमें आई फ्लो हो तो इंडक्टर में यही मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर रहता है। रटिए फॉर्मूला, डेरिवेशन भूल भी जाए फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब बोर्ड में नहीं आएगा। आप IIT JEE की तैयारी में ये फॉर्मूला रटिए, कितना आ गया मैग्नेटिक एनर्जी, हाफ LI स्क्वायर, ठीक है ना। अब मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, लॉन्ग सोलेनॉइड का, लॉन्ग सोलेनॉइड का, क्योंकि हम लोगों को लॉन्ग सोलेनॉइड का क्योंकि हम लोगों को सेल्फ इंडक्टेंस याद है ना, तो उसका एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अगर लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए लगाऊं फॉर्मूला में, तो क्या लिखूंगा मैं, हाफ LI स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना आ गया, यह L का वैल्यू क्या याद कराया मैंने आपको, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, यही ना आया था, I स्क्वायर तो था ही, ये क्या लिखा है ब्रैकेट में L, यही ना L था। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर रहा हूं मैं, तो क्या आ गया, हाफ म्यू नॉट से डिवाइड किया, तो म्यू नॉट से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो म्यू नॉट स्क्वायर लिख दिया, एन स्क्वायर था ही, I स्क्वायर यही लिख दे रहा हूं मैं, तो बाहर क्या छोड़ दिया मैं, वॉल्यूम A इंटू L, ठीक।
तो मैग्नेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम क्या आ गया 1/2 म्यू नॉट। और ये बताइए क्या है, ये क्या है म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर, म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर। म्यू नॉट एन आई होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। तो एलएचएस को हम लोग लिखेंगे स्मॉल यूबी, स्मॉल यूबी बराबर क्या आ गया बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, है ना। स्मॉल यूबी बराबर बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी कहते हैं इसे, एनर्जी डेंसिटी कहते हैं इसे। एनर्जी, ये एनर्जी अपॉन वॉल्यूम है। देखिए यहां पर ये एनर्जी है और ए एल वॉल्यूम है, ये ए एल वॉल्यूम है, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, इसे एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ गया बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। एनर्जी कितना आ गया हाफ एल आई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी कितना आ गया मैग्नेटिक फील्ड का बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, डेरिवेशन बोर्ड में नहीं आएगा और आईटीजे में डेरिवेशन करना नहीं होता है, तो फॉर्मूला रटिए, डिराइव करके दिखा रहा हूं आपको समझाने के लिए। एनर्जी हो गया हाफ एल आई स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी हो गया बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, ठीक है ना। अब सीरीज कॉम्बिनेशन, इंडक्टर वैसे ही जुड़ते हैं जैसे रजिस्टर जुड़ते थे, इंडक्टर्स वैसे ही जुड़ते हैं जैसे कि रजिस्टर्स जुड़ते थे। यह एक इंडक्टर, ये दूसरा इंडक्टर, और ऐसे ही करते करते मान लीजिए एन इंडक्टर सीरीज में लगे हैं, इसका वैल्यू L1, इसका L2 और इसका Ln। तो अगर आप चाहते हैं कि सभी इंडक्टर्स को जो P और Q के बीच लगे थे, ये पॉइंट P और Q के बीच कितने इंडक्टर्स हैं N, सबको हटाकर आप एक सिंगल इंडक्टर यूज करें, तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यूज करना होगा ना। तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला L वही होता है जो रजिस्टर्स में आया था, L1 प्लस L2 प्लस Ln, है ना। रजिस्टर्स में जो आया था वही आएगा यहां भी, ठीक है ना। पैरेलल में भी सेम फॉर्मूला रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी सेम फॉर्मूला रहता है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम फॉर्मूला, मान लीजिए यह पॉइंट P है, P और Q के बीच n इंडक्टर्स मान लीजिए जुड़े हैं, ये एक, यह दूसरा, ये है L1, ये है L2, P और Q के बीच, और ये लास्ट वाला मान लीजिए Ln है, ये Ln है। तो अगर आप चाहते हैं सभी इंडक्टर्स को हटाकर एक सिंगल इंडक्टर यूज करना P और Q के बीच, इस तरह से, तो इस इंडक्टेंस, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का फॉर्मूला वैसे ही होता है जैसे रेजिस्टेंस में आया था, पैरेलल में 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/Ln, ये 1/L हो जाएगा, है ना। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको अलग से याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, जो रेजिस्टेंस का था वही यहां होता है। तो अच्छी बात है, अलग से याद करने में मेहनत नहीं लगेगा, जो रेजिस्टेंस का होता था वही यहां पर है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9। मान लीजिए कि आप एक रजिस्टर लिए हैं और एक इंडक्टर लिए हैं, और आप एक स्विच के थ्रू, स्विच एस है, एक बैटरी से इसे जोड़ दे रहे हैं ऐसे।
बैटरी का ईएमएफ मान लीजिए ई नॉट है, रेजिस्टेंस आर है, इंडक्टेंस एल है। अब टी बराबर 0 पर स्विच क्लोज करेंगे, है ना, ये टी बराबर 0 पर स्विच क्लोज करेंगे, तो लिख दे रहा हूं मैं एस इज क्लोज्ड एट टी बराबर 0, देन एट एनी टाइम, देन एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर कंडीशन मान लीजिए यहां आ गया, स्विच ये बंद हो चुका है, किसी भी टाइम टी पर मान लीजिए कंडीशन ये आ गया कि इस सर्किट में करंट आई फ्लो होना शुरू हो गया, है ना, इस सर्किट में करंट आई फ्लो होना शुरू हो गया, तो हम लोगों को इस आई का वैल्यू फंक्शन ऑफ टाइम में निकालना है, इस आई का वैल्यू टाइम के फंक्शन में निकालना है, ठीक है ना, करंट का वैल्यू टाइम के फंक्शन में निकालना है। ओके, तो पोटेंशियल राइज कितना हुआ, ई नॉट, रजिस्टर से कितना ड्रॉप हुआ, आई आर, इंडक्टर के क्रॉस कितना ड्रॉप है, एल, डी आई बाई डी टी, हो गया ना, पोटेंशियल राइज इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप, रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप आई आर, इंडक्टर के क्रॉस ड्रॉप एल डी आई अपॉन डी टी, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना, कोई डाउट है तो बताइए, सिंपल तो है, रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप क्या होता है, आई आर, और इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप तो बहुत बार लिख दिया, अब E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, वही तो अप्लाई किया है, तो यहां से एल डी आई अपॉन डी टी कितना आ रहा है, एल डी आई बाई डी टी कितना आ रहा है, ई नॉट माइनस आई आर, ठीक है, तो यहां से आ गया, रीअरेंज कर रहा हूं मैं इसको, डी आई अपॉन ई नॉट माइनस आई आर बराबर डी टी बाई एल, ठीक है ना, इंटीग्रेट करेंगे इसे, टी बराबर 0 पर जब स्विच बंद किया, स्विच बंद करने के बाद ना करंट फ्लो होगा, उससे पहले थोड़ा करंट फ्लो होगा, तो टी बराबर 0 पर क्या हुआ, 0 करंट था, टी बराबर 0 पर करंट 0 था, और किसी भी टाइम टी पर करंट मान लीजिए आई हो गया, लिमिट लग गया, इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेशन हो गया -1/r log यानी ln ई नॉट माइनस आई आर, लिमिट 0 से आई तक बराबर टी बाई एल, है ना, सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं इसको मैं, माइनस आर को आर एच एस भेज दे रहा हूं और लिमिट लगा रहा हूं, तो log ई नॉट माइनस आई आर अपॉन ई नॉट लग गया लिमिट ना, इज इक्वल टू माइनस आर इंटू टी बाई एल, ठीक, अब ई नॉट बाई ई नॉट 1, आई आर बाई ई नॉट बचा इधर क्या आ गया, ई के पावर माइनस आर टी बाई एल, ठीक है ना, तो यहां से सिंप्लीफाई करके आई का वैल्यू क्या आ गया बताइए, आई इज इक्वल टू आ गया ई नॉट बाई आर इधर लिख रहा हूं, जगह कम है, यहां लिख रहा हूं इधर, ये ऐसे लाइन बनाकर नीचे लिख रहा हूं ना यहां पर, तो आई का वैल्यू आ गया ई नॉट बाई आर
1 माइनस ई के पावर माइनस आर टी बाई एल। आ गया ना ये करंट का वैल्यू? तो यही ना निकालना चाहते थे आप, करंट, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना चाहते थे ना। तो इंडक्टर में करंट टाइम का फंक्शन ऐसे ही बनाता है, ठीक है ना। इंडक्टर में करंट टाइम का फंक्शन ऐसे ही बनाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कहते हैं ग्रोथ ऑफ करंट। क्या कहते हैं इसे? ग्रोथ ऑफ करंट। ग्रोथ ऑफ करंट इन एल आर सर्किट। ग्रोथ ऑफ करंट इन एल आर सर्किट। एलआर सर्किट में करंट कैसे ग्रो कर रहा है, मतलब करंट कैसे कैसे बढ़ रहा है, करंट कैसे बढ़ रहा है ये निकाल दिया हम लोगों ने। एक्सप्रेशन आ गया, I इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर, 1 माइनस ई के पावर माइनस आर टी बाई एल, ठीक है ना। t बराबर 0 पर करंट 0 है, एक्सप्रेशन में t बराबर 0 रखिए तो e का पावर 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 ब्रैकेट हो जाएगा 0। तो t बराबर 0 पर करंट 0 है, यानी इनिशियली करंट नहीं फ्लो हो रहा था। और t इक्वल टू इंफिनिटी लिखिए तो t इक्वल टू इंफिनिटी पर करंट ई नॉट बाई आर आ रहा है। तो इस तरह से करंट का एक्सप्रेशन आ गया। अब जिस टाइम पर भी करंट निकालना है t का वैल्यू रखेंगे, वो आ जाएगा करंट का वैल्यू, ठीक है ना। और लास्ट टॉपिक में है कि एक इंडक्टर लेते हैं, पॉइंट नंबर 10, एक इंडक्टर लेते हैं और एक कैपेसिटर लेते हैं। ये एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस इसका C, और स्विच लगा दिया, एक इंडक्टर से जोड़ दिया उसको, है ना। इस तरह से इंडक्टर से जोड़ दिया, इंडक्टेंस L या S स्विच है। मान लीजिए अभी तो स्विच ओपन है, करंट तो फ्लो होगा नहीं, तो मान लीजिए इस कैपेसिटर पे चार्ज था Q नॉट। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो t बराबर 0 पर यह कंडीशन थी, इनिशियल कंडीशन ये थी। तभी आपने स्विच किया क्लोज, जब स्विच बंद कर दिए तो करंट फ्लो होना शुरू होगा। तो टी टाइम पर मान लीजिए यह कंडीशन आ गया, टी टाइम पर कैपेसिटर और स्विच और इंडक्टर बना लिया मैंने। टी टाइम बाद मान रहा हूं मैं, यह स्विच एस देखिए क्लोज हो चुका है। अब मान लीजिए कि कैपेसिटर पे चार्ज क्यू रह गया, करंट फ्लो हो रहा है ना, तो चार्ज उस पर डिक्रीज करेगा, चार्ज फ्लो हो जाएगा ना कैपेसिटर से, तो चार्ज उस पर कम हो गया। और मान लीजिए सर्किट में करंट आई फ्लो हो गया टी टाइम पर, है ना। अब हो क्या रहा है, कैपेसिटर पे चार्ज कम हो गया तो कैपेसिटर की एनर्जी कम हो गई। लेकिन यहां पर देखिए इंडक्टर में करंट पहले था नहीं, टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर कोई करंट नहीं था। अब इंडक्टर में करंट फ्लो होना शुरू हो गया, इंडक्टर में एनर्जी आ गई, हाफ एल आई स्क्वायर पढ़े है ना। तो इंडक्टर में एनर्जी आ गई, कैपेसिटर की एनर्जी कम हो गई, इंडक्टर में एनर्जी आ गई। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कैपेसिटर में थी वह इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी बन के आ गई, ठीक है ना। तो इस तरह से कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, इंडक्टर चार्ज हो गया, ठीक है। तो लोग इस केस को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है ना, इसी केस को सॉल्व करना चाहते हैं। दोनों पैरेलल में है ना, तो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई सी और इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, L डी आई बाई डी टी, यही ना होता है, ठीक। तो यहां से एक्सप्रेशन क्या आ गया, मैं आई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा अभी,
आई का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा अभी। तो बताइए आई का वैल्यू क्या रखूं मैं, आई का वैल्यू क्या रखा जाए? चार्ज कैपेसिटर पे बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है ना चार्ज, कैपेसिटर पे चार्ज कम हो रहा है ना, तो आई बराबर माइनस डी क्यू बाई डी टी। माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि चार्ज डिक्रीज कर रहा है। वैसे तो आई डी क्यू बाई डी टी होता है, ये जो आई है ये डी क्यू बाई डी टी होता है, लेकिन चार्ज क्योंकि डिक्रीज हो रहा है इसे माइनस डी क्यू बाई डी टी लिख दिया, है कि नहीं? तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे, तो क्यू बाई सी बराबर क्या आ गया, एल माइनस बी आ गया, माइनस पहले लिख दिया एल इंटू डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी पहला एक्सप्रेशन आ गया, पहला एक्सप्रेशन आ गया डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। सबको एक तरफ एलएचएस ले आ रहा हूं मैं, सबको इसको भी एलएचएस में ले आ दिया और एल से डिवाइड कर दिया। नहीं समझ में आ रहा है? चलिए फिर से लिख दूंगा, एल लिख ही दिया, लीजिए एलएचएस में आ गया और क्यू बाई सी तो था ही, जीरो आ गया, देयरफॉर क्या आ गया बताइए, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एल से डिवाइड कर रहा हूं पूरे इक्वेशन को, तो 1 बाई एल सी और इंटू क्यू बराबर 0। ठीक है ना? आया नहीं आया? ठीक है, ये 1 बाई एल सी को 1 बाई एल सी जो टर्म आया है इसे हम लोग ओमेगा स्क्वायर मानते हैं। क्या मानते हैं? ओमेगा स्क्वायर। कैसे? इसको एसएचएम से कंपेयर करिए, इस एक्सप्रेशन को एसएचएम से कंपेयर किया। एसएचएम का इक्वेशन याद है? क्या होता है? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 होता है ना? तो उसी को कंपेयर किया हूं मैं, एसएचएम का इक्वेशन कंपेयर किया हूं मैं। जहां पर एक्स है वहां पर क्यू है, एक्स की जगह क्यू है, ये एसएचएम का इक्वेशन होता है ना, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये एसएचएम का इक्वेशन होता है। इसको किससे कंपेयर किया है मैंने? जो एक्सप्रेशन लाए हैं लोग उससे। जहां पे एक्स है वहां पर क्यू है, तो ये टर्म क्या आ गया, ये टर्म हो गया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना? ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया? फर्स्ट पॉइंट आ गया डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू बराबर 0। ठीक है ना? अभी ओमेगा लिख भी दूंगा मैं। उससे पहले यह बताइए, क्या आप जानते हैं एसएचएम का यह एक्सप्रेशन जब लिखते हैं लोग तो इसी को ऐसे नहीं लिखते हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखते थे ना? एसएम का इक्वेशन लिखते थे ऐसे ना? यानी ऊपर वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन यही तो होता है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना? पेज बदलने जा रहा हूं इसे यही लिख दिया। तो देयरफॉर बताइए एक एक्सप्रेशन तो आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, और दूसरा एक्सप्रेशन क्या सीखे अभी आप? ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर किसको माने थे? 1 बाई एल सी को, तो ओमेगा क्या आ गया? 1 बाई रूट एल सी, है ना? 1 बाई रूट एल सी आ गया। और सिंप्लीफाई करने के बाद जो एसएचएम का सॉल्यूशन होता था एक्स के टर्म्स में, सिमिलर इक्वेशन है ना, यहां भी क्या है, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा फिर? क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट मैक्सिमा, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस कुछ एंगल थीटा, यही आएगा ना? ओके, अब आई क्या निकाले थे आप? आई क्या आया था? माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो आई निकल जाएगा इस तरफ से। एक बार क्यू आ गया डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, आई आ जाएगा, है ना? ठीक है, ओके। तो ये हुआ क्या बताइए, ये हुआ क्या?
आई भी निकाली तो क्या मैं, चलिए निकाल देता हूं। आई बराबर क्या आ गया इसका डिफ्रेंसिएशन, माइनस क्यू नॉट इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये क्या डिफरेंस, ओमेगा टी प्लस थीटा, ये तो सिंपल है ना, ये तो डिफ्रेंशिएट कर ही लेते आप, इसलिए छोड़ रहा था। चलिए कोई बात नहीं, डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने, तो आई का वैल्यू आ गया ना, चार्ज भी आ गया, करंट भी आ गया, ठीक है ना। थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, थीटा का वैल्यू निकालेंगे इनिशियल कंडीशन देखकर। टी बराबर 0 रखेंगे तो टी बराबर 0 पर चार्ज मैक्सिमम था क्यू नॉट, तो यहां लिखेंगे क्यू नॉट और यहां लिखेंगे टी बराबर 0। तो आप लिमिटिंग केस से थीटा निकाल लेंगे। खैर वो तो आप कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, हो ही जाएगा। अब बताइए एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी क्या होता है, ये क्यू स्क्वायर बाई 2c होता है ना। कितना आ गया बोलिए, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक। अब आप मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी निकालिए, ये क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी क्या आ गया, हाफ इंटू एल, आई स्क्वायर रख रहा हूं मैं, तो क्यू नॉट स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा। ओमेगा स्क्वायर रख रहा हूं वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर रख रहा हूं तो हाफ एल ओमेगा क्यू नॉट स्क्वायर था ही, ओमेगा स्क्वायर 1/LC इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा था ही। तो यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक एल से एल कट गया और ये क्या आ गया, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा, है ना। ये आ गया, मैग्नेटिक फील्ड में इतना एनर्जी स्टोर हो रहा है टी टाइम पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना एनर्जी हो रहा है टी टाइम पर। अगर आप पूरे सिस्टम का एनर्जी निकाल दें, पूरे सिस्टम का एनर्जी निकाल दें, यू बराबर यू इलेक्ट्रिक प्लस यू मैग्नेटिक, तो कॉस स्क्वायर थीटा नीचे है और साइन स्क्वायर थीटा ऊपर है, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, क्या बचेगा, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। तो क्या आप देख सकते हैं यहां से कि टोटल एनर्जी टाइम का फंक्शन नहीं है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पीरियोडिकली वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी पीरियोडिकली वेरी कर रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी पीरियोडिकली वेरी करेगा लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक बन जाएगा, फिर मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल बनेगा, फिर इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक बनेगा, ऐसे इंटर कन्वर्जन चलता रहेगा, है ना। ऑसिलेशन की तरह हो रहा है ये, ठीक है ना, ये ऑसिलेशन की तरह हो रहा है। इसीलिए हम लोग इस टॉपिक का नाम देंगे, अब समझा दिया ना, अब इस टॉपिक का नाम देंगे, इस टॉपिक का नाम होता है एल सी ऑसिलेशन, इसको एल सी ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है ना। ये टॉपिक का नाम होता है एल सी ऑसिलेशन, ठीक है। और ये जो ओमेगा आया, ये जो ओमेगा आया इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये जो ओमेगा आया इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, इसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इस तरह से जब एक कैपेसिटर और इंडक्टर लोग आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है। तो होता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक फॉर्म में चेंज होती है, फिर मैग्नेटिक एनर्जी वापस इलेक्ट्रिकल बनता है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस मैग्नेटिक बनता है, और ऐसे एनर्जी घूमता रहता है इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में। इसी फिनोमेना का नाम एलसी ऑसिलेशन है। तो याद क्या रखना है आपको, जो जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। पहला पॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन जो था, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू बराबर 0। दूसरा नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और तीसरा चार्ज
का फॉर्मूला, बस यही 3 याद रखिए चाहे तो आप, है ना, 3 याद रखिए, क्योंकि आपको चार्ज अगर याद है तो करंट तो डिफरेंशिएट करके आ ही जाएगा ना, करंट तो डिफरेंशिएट करके आ ही जाएगा। 1 2 3 याद रखिए बस, करंट डिफरेंशिएट करके आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 छोड़ दीजिए यार, अरे क्यू स्क्वायर बाई 2c पता ही था, हाफ एल आई स्क्वायर पता ही था, वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट किया है केवल। तो मेन मुद्दा क्या है, पॉइंट नंबर 1 2 और 3, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये था एलसी ऑसिलेशन।